सो हेलो एवरीवन। आज हमारा माइंड स्पार्क सीरीज के अंदर जो सेकंड चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस चैप्टर को लगभग आधा कवर कर लेंगे। इसमें जो जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उनमें इंक्लूडेड है ब्लड, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड ग्रुप्स, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। सो मोस्टली ब्लड से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है आज हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के नोट्स और डीपीपीज आपको हमारे वेबसाइट पे मिलेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, सो देखते हैं ब्लड। सो ब्लड में जो है, एक सेकेंड, ब्लड में दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो है आपका प्लाज्मा एंड सेकेंड थिंग है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, सो व्हाट इज प्लाज्मा एंड व्हाट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके सारे आ जाएंगे आरबीसीज। ठीक है, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज यानी कि ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, सो बेसिकली ब्लड को अगर आप दो कंपोनेंट्स में बांटो, सो पहला कंपोनेंट वो आएगा जो सेल्यूलर कंपोनेंट है। ठीक है, जैसे आपके आरबीसीज हो गए। ठीक है, ये आरबीसी है। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी है, और ये है आपके प्लेटलेट्स, एलईटीएस। ओके, बट फॉर्म्ड एलिमेंट्स को छोड़ के जो आपका बचेगा, जस्ट लाइक सूप में जो आपने वेजिटेबल्स निकाल दिए, सो जो बचेगा वो है आपका प्लाज्मा। ठीक है, अब प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा का हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से प्लाज्मा का होता है। ओके, सो प्लाज्मा में 90 to 92% जो होता है वो होता है आपका वाटर। ठीक है, और 6 to 8% देर इज प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन कौन से होते हैं। सो आपके टेक्स्ट बुक में तीन नाम जो है वो दिए हैं। सो उन तीन नामों में सबसे पहला नाम है आपका एक सेकेंड, सबसे पहला नाम है आपका फिब्रिनोजन। ठीक है, फिर आपका एक सेकेंड, ओके, फिर आपका अल्ब्यूमिन, एंड द थर्ड वन इज ग्लोब्यूलिन। ठीक है, सो आपके तीन पार्ट्स हो गए। ठीक है, फिब्रिनोजन, अल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। ठीक है, सो फिब्रिनोजन बेसिकली किस में इन्वॉल्व है। सो फिब्रिनोजन जो है वो आपका क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है। सो व्हाट इज क्लॉटिंग। ठीक है, सो क्लॉटिंग क्या होता है कि जब आप इंजर्ड हो जाते हो और आपको कोई इंजरी हो जाती है, सो उस वक्त एक ब्राउन कलर का क्लॉट जो होता है आपके स्किन के सरफेस पे आप देखते हो। ठीक है, जस्ट इमेजिन आपको एक नाइफ से थोड़ा सा कट लग गया, या फिर खेलते वक्त थोड़ा कट लग गया। सो वहाँ पे जो क्लॉट फॉर्म होता है, एक हार्ड सा ब्राउन सा जो फॉर्म होता है, उसको कहते हैं आपका क्लॉट, और उस प्रोसेस को कहते हैं क्लॉटिंग। सो फिब्रिनोजेंस आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग। वी विल नो मोर अबाउट फिब्रिनोजन इन अपकमिंग सेक्शन, जो कि हमारा क्लॉटिंग कोआगुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, सो अभी देखते हैं बाकी दो। सो ग्लोब्यूलिन जो होते हैं वो आपके डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम डीप में पढ़ेंगे, बट अभी नहीं। ठीक है, आप इतना समझ सकते हो कि आपके बॉडी का जो डिफेंस है उसको जो है ग्लोब्यूलिन देखते हैं। ठीक है, और एल्बुमिन आपके ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करते हैं। ब्लड के ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो है एल्ब्यूमिन हेल्प करते हैं। ठीक है, सो हमने ब्लड देख लिया, उसके दो कंपोनेंट्स देख लिए, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा का देख लिया हमने 90 से 92% जो होता है
आपका वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है। प्रोटीन में हमने 3 प्रोटीन्स देख लिए, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, और उनके फंक्शंस देख लिए। फिब्रिनोजन जो है वो क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, एल्ब्यूमिन आपका ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करेगा ब्लड के, और ग्लोब्यूलिन जो है वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगा। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में अगर हम देखें, सो एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी, और थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स, इनको अब हम सामने चल के डीप में पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिथ्रोसाइट्स। बाकी अगर मैं बता दूं कि भैया फिर प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अलावा ब्लड में कुछ होता नहीं है क्या? सो ब्लड में बाकी चीज़ें भी होती है। ब्लड में, ओके, ब्लड में आयंस भी होते हैं, ठीक है, और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। और क्या होता है ब्लड में आपके, ये वो क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए, प्लाज्मा हो गया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए, और ये जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ना वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सो अगर मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। हाँ। सो अगर आप प्लाज्मा जो है आपका, ये जो प्लाज्मा है ये, सो प्लाज्मा में से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दो, सो ये हो जाता है आपका, ये आपका हो जाएगा सीरम, ठीक है। सो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि प्लाज्मा में से जब आप क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देते हो तो वो बचता है आपका सीरम, ठीक है। सो ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम क्या है हमारा एरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स मतलब आते हैं, इरिथ्रोसाइट्स मतलब है आपके आरबीसी, मतलब कि रेड, सॉरी, रेड ब्लड cells. So red blood cells, why are red blood cells red? You all know red blood cells are red due to a pigment known as hemoglobin. हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन पर सेल जो है वो कितना होता है, ठीक है। सो 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो होता है वो पर 100 ml ऑफ ब्लड में होता है, ठीक है। पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो इरिथ्रोसाइट्स की कुछ कुछ जो बातें हैं वो हम देख लेते हैं। वैसे हमने शायद एक पॉइंट छोड़ दिया, हमने एक पॉइंट छोड़ दिया कि प्लाज्मा जो है वो कंस्टिट्यूट करता है हमारे ब्लड का 55%, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट करते हैं हमारे ब्लड का 45%, ठीक है। बाकी ये ल्यूकोसाइट्स वगैरह कितना, ल्यूकोसाइट्स के भी अलग अलग टाइप्स है, वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं वो हम सामने चल के पढ़ेंगे, ठीक है। सो हमने देखा कि इरिथ्रोसाइट्स जिनको आप रेड ब्लड सेल्स बोलते हो, सॉरी, वो रेड होते हैं ड्यू टू पिगमेंट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक साथ कितने O2 मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है, ये हमने पिछली क्लास यानी कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ा है। सो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि एक एच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को जो है होल्ड कर सकता है, ठीक है। अब इसमें इरिथ्रोसाइट्स में और चीज़ें देखिए। सो ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। इनका जो लाइफ स्पैन होता है 2 to 3 months, ठीक है। सो इरिथ्रोसाइट्स का अगर लाइफ स्पैन देखें, सो ये ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। ये होता है 1 to 120 days, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में 120 दिया गया है, ठीक है। सो शॉर्ट लिव्ड होते हैं क्योंकि उनमें इरिथ्रोसाइट्स के मैच्योरेशन के वक्त उनका न्यूक्लियस निकाल दिया जाता है। सो ये सेल्स ऐसे नहीं है जो बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। कुछ इसेंशियल जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस्ड होते हैं इनमें, बट ये सेल्स ज़्यादा लंबे पीरियड तक सस्टेन नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। सो ये 120 डेज में अपना काम निपटाते हैं और फिर उनके आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड है वहाँ जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आरबीसी का ग्रेवयार्ड क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे आरबीसी का ग्रेवयार्ड क्या है। ठीक है। बाकी अगर आरबीसी के बारे में और अगर हम इंफॉर्मेशन देखें, सो हमने बता दिया कितना होता है पर 100 ग्राम। बाकी भी बात हमने डिस्कस कर लिया, और ये भी मैंने बता दिया कि नॉन न्यूक्लियेटेड होते हैं। चलो यहाँ लिख देते हैं कि ये होते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारी रहेगी कि ये पर mm³ जो ब्लड है आपका उसमें कितने होते हैं। ठीक है। सो पर mm³ ऑफ ब्लड में ये कितने होते हैं। सो ये 5 से 5.5 मिलियन होते हैं। ठीक है। सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो इरिथ्रोसाइट्स की है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आएगा हमारा ल्यूकोसाइट्स। सो ल्यूकोसाइट्स में दो टाइप्स है। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ल्यूकोसाइट्स कितने होते हैं। सो ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं कंपैरेटिवली कम होते हैं। सो ये ओके, मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। सो ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो 6000 से 8000 होते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है। अब ल्यूकोसाइट्स में भी जो है हमको दो टाइप्स देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट है वो है ग्रेन्युलोसाइट्स और सेकंड है वो है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। सो इनको ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल मतलब छोटे छोटे कण। सो अगर आप देखोगे कि ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं, एक सेकंड, ओके। सो ग्रेन्युलोसाइट्स, सपोज ये ग्रेन्युलोसाइट्स है और ये ग्रेन्युलोसाइट्स है। सो ग्रेन्युलोसाइट्स में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट्स में वो ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। इसलिए इनको ग्रेन्युलोसाइट्स बोला जाता है और इनको ए ग्रेन्युलोसाइट्स बोला जाता है। अब ग्रेन्युलोसाइट्स में भी तीन है। ठीक है। सो सबसे पहले आएंगे आपके इसिनोफिल्स, फिल्स, फिर आएंगे बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और फिर आपके आएंगे न्यूट्रोफिल्स। सो इसको याद कैसे रखना है, बिकॉज उनके नाम ही इस तरीके से पड़े हैं। ठीक है। इसिनोफिल्स में एसिडिक ग्रेन्यूल्स, बेसोफिल्स में बेसिक ग्रेन्यूल्स और न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। और एक ग्रेन्युलोसाइट्स में फिर दो आ जाएंगे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है। अब नेक्स्ट पे चले जाते हैं। ठीक है। अब इन दोनों में जो है न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है। सो ये वाले न्यूट्रोफिल्स यहाँ से और मोनोसाइट्स यहाँ से, ये दोनों जो होते हैं वो होते हैं फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व। सो फैगोसाइटोसिस क्या होता है कि बेसिकली ये क्या करते हैं, ये ऐसे सेल्स होते हैं। ठीक है। जिनमें अगर ये कोई बैक्टीरिया या फिर कुछ भी है, सो ये इसका फैगोसाइटोसिस कर लेंगे। मतलब ये अपने आप को उसके आजू बाजू में स्ट्रेच कर लेंगे। ठीक है। और फिर
उसको अपने अंदर लेकर, ठीक है, उसके अंदर लेकर उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। सो फैगोसाइटोसिस में दो सेल्स जो है वो हमारे इन्वॉल्व है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ठीक है। बाकी बेसोफिल्स का अगर मैं आपको बता दूं, सो बेसोफिल्स जो है वो थ्री टाइप ऑफ केमिकल से रिलीज करते हैं। उनमें एक है हिस्टामिन, ठीक है, एक है सेरोटोनिन और एक है हेपेरिन, ठीक है। सो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन के जो है अलग अलग फंक्शंस भी है, ठीक है। सो जो हिस्टामिन होता है वो एलर्जिक रिएक्शंस के वक्त, हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शंस को ये करता है स्टिमुलेट। हेपेरिन जो है वो ब्लड, COA, ब्लड कोआगुलेशन को प्रिवेंट करता है। और सेरोटोनिन जो है वो आपका इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के यहाँ हेल्प करता है, ठीक है। सो हमने पूरा देख लिया, थ्रोम्बोसाइट्स का हमने देख लिया काउंट्स कितना है। फिर हमने अलग अलग टाइप के जो है, ओ एक्चुअली गलत हो गया है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा गलत नहीं हुआ है। एक्चुअली हुआ ऐसा है कि मैंने थ्रोम्बोसाइट्स के हेडिंग के नीचे ये सारी चीज़ें लिख दी है, ठीक है। सो एक सेकेंड, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग, ड्राइंग टूल, एक सेकेंड, आई एम रियली सॉरी। ओके, सो ये थ्रोम्बोसाइट्स के अंडर मैंने लिख दिया है, ठीक है। सो ये थ्रोम्बोसाइट्स के अंडर नहीं आएगा, जो भी हमने यहाँ लिखा है वो ल्यूकोसाइट्स के अंदर ही आएगा, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स तो अभी हम पढ़ने के हैं। सो हमने देखा कि ल्यूकोसाइट्स का जो काउंट है वो है 60,000 to 80,000 पर mm³ ऑफ ब्लड। व्हाट डू यू मीन बाय mm³? कि अगर आप एक क्यूब बनाओगे, ठीक है, जिसका जो डायमेंशन है वो 1 mm का होगा, सो उस छोटे से क्यूब के अंदर जितना ब्लड आएगा उसके अंदर 6 से 8 हज़ार जो है वो ल्यूकोसाइट्स मिलेंगे। अब ल्यूकोसाइट्स में कुछ ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, कुछ ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। सो एसिडिक ग्रेन्यूल्स वाले इसिनोफिल्स, बेसिक ग्रेन्यूल्स वाले बेसोफिल्स, और जो न्यूट्रल होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में भी दो आते हैं हमारे, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब हमने देखा कि न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि फैगोसाइटोसिस क्या है, ठीक है। सो ये है फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट हमने देखा कि बेसोफिल्स तीन तरीके के केमिकल सीक्रेट करते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। Histamine are involved in allergic reactions. Heparin is involved in blood coagulation, और serotonin is involved in inflammatory reactions. Okay, so अब क्योंकि हमने गलती से थ्रोम्बोसाइट्स का पेज यूज़ कर दिया, सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे THROMBOCYTES, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। सो चलो थ्रोम्बोसाइट्स को हम पढ़ते हैं। अब थ्रोम्बोसाइट्स को जो काउंट होता है वो आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। सो थ्रोम्बोसाइट्स बेसिकली आपके आएंगे 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में। एक सेकेंड, कहाँ गया हमारा? सो थ्रोम्बोसाइट्स आपके आएंगे 1.5, हाँ, 4 से 3.5 लाख के बीच में, 10, 100,000, 10,000, लाख, ठीक है, पर mm। देखो सारे जो हमने गिने हैं वो पर mm³ ऑफ mm³ जी नहीं भाई, क्या ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज की वजह से आ गया अभी। देखो 1,50,000 से 3,50,000
पर mm³ ऑफ ब्लड में जो होते हैं इतने थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड में। अब थ्रोम्बोसाइट्स किससे बनते हैं? सो थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं मेगाकार्योसिस से। ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि एक मेगाकार्योसाइट होता है जिसके छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है। एंड दीज आर थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को आपको पता होगा कि प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। ठीक है। सो ये हो गया मेगाकार्योसिस से ये फॉर्म्ड होते हैं। और ये जो है आपके ब्लड क्लॉटिंग में वगैरह हेल्प करते हैं। सो ब्लड क्लॉटिंग का जब पार्ट आएगा सो इनको हम और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब आया हमारा ब्लड ग्रुपिंग। सो ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है कि आपने कभी भी अगर हॉस्पिटल गए होगे तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पूछते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है। सो कौन से ब्लड ग्रुप हमारे पास है? ए, बी, ओ एंड ए बी। ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी होता है, जैसे आपको पता होगा ये पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, राइट। सो आपको कभी ये ख्याल आया है कि क्यों क्यों होते हैं ये ब्लड ग्रुप्स? क्यों अलग अलग टाइप का खून होता है? अगर आप वो है ना डायलॉग, तेरा खून मेरा खून बता, तेरा कौन सा मेरा कौन सा। सो क्यों ये जो है ब्लड ग्रुपिंग अलग होती है? तो ये डिसाइड होता है एंटीजन्स ऑन आरबीसीज से। ठीक है। एंटीजन्स और मुझे यार नाम एंटीबॉडी से। एंटीजन्स ऑन आरबीसी एंड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी एंटीबॉडीज आना चाहिए एक्चुअली। ठीक है। एंटी एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। ठीक है। सो क्या होता है कि आपके ये आरबीसी है। ठीक है। ये समझो आपका आरबीसी है। सो आरबीसी के ऊपर जो है ना वो आपके एंटीना जैसे ये एंटीजन लगे होते हैं। ठीक है। ये लगे एंटीजन। और आपका जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा हमने पहले पढ़ा। ठीक है। उसमें हमने बोला था कि ये, अच्छा वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, अब मुझे याद आ गया कि ये जो है ना एंटीबॉडीज। ठीक है। सो हमने देखा था कि वो एंटीबॉडीज वहाँ पे होते हैं। सो ब्लड ग्रुपिंग का सीन ऐसा है कि आपके आरबीसीज पे ये होते हैं एंटीजन्स और आपके प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडीज। ठीक है। सो व्हाट हैपन इज कि अगर एक सेकेंड, यहाँ पे होती है एंटीबॉडीज। ठीक है। सो एक चार्ट से हम समझते हैं जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है। सो ए बी ओ एंड ए बी, और इसमें हम यहाँ देखें एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है। सो एंटीजन से डिसाइड होता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है। ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भैया एंटीजन है कि एंटीबॉडी है, तो हमेशा आपको देखना है कि एंटीजन कौन सा है ताकि आपको याद रहे। इसलिए मैं यहाँ पे जानबूझ के इसे ए बना देता हूँ ताकि आपको विजुअली तो याद रहे कि भैया ने यहाँ पे ए बनाया था, मतलब एंटीजन है। ठीक है। आरबीसी पे। ठीक है। सो लेट अस सपोज ये आरबीसी है जिस पर आरबीसी जिस पर ए एंटीजन है। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स, मीन्स ग्लूकोज प्लस प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है। सो एंटीजन जो होगा वो ए ब्लड ग्रुप वाले पे होगा, एंटीजन ए।
और उसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ होगी बी के लिए, ठीक है। सो एंटीजन ए होगा, बी में बी होगा, ओ में, चलो ठीक है, फिर आप मुझे बताओ, एक्चुअली ये ए बी है, ए बी में ए बी होगा और यहाँ पे एंटीजन होगा कोई भी नहीं, ठीक है। अब ए में एंटीबॉडी होगी बी एंटी, ठीक है, बी में होगी ए एंटी, ओ में होगी ए एंड बी एंटी, और ए बी में होगी नो एंटीबॉडीज। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपने बी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव वाले को आपने ए चढ़ा दिया तो क्या होगा, बी का, सॉरी, जैसे आपने देखो हमने यहाँ पे ए बना दिया है, तो हम ए का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये ए एंटीजन वाला जो है आरबीसी, जो आपका ए पॉजिटिव मतलब ए ब्लड ग्रुप के अंदर होगा, ठीक है, वो अगर आपने चढ़ा दिया बी को, आपने ये चढ़ा दिया, आपने ये वाला चढ़ा दिया भाई इसको, बी वाले को, क्या होगा कि जब ये इसके अंदर आ जाएगा, सो इसके अंदर एंटी ए एंटीबॉडी है, ठीक है। सो आपको बताए कि एंटीबॉडी जो होती है वो ख़त्म कर देती है दुश्मन को। सो क्योंकि यहाँ पे एंटी ए एंटीबॉडी है, ये डिटेक्ट कर लेगी इस ए को, और ये क्या करेगी, इस ब्लड, इस जो आरबीसी है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो ब्लड चढ़ाना हुआ वो सक्सेसफुल नहीं होगा, और उल्टा सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक डिफेंस उस आरबीसी के अगेंस्ट काम करेगा, सो एक सीवियर प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम कभी भी ब्लड चढ़ाने के पहले ब्लड ग्रुप जो है वो पूछते हैं। सो अब आप लॉजिकली थोड़ा समझो कि आप ओ वाले को तो कहीं पे भी चढ़ा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ओ में तो एंटीजन है ही नहीं कोई। सो ओ को आप ए में चढ़ा दो, ओ को आप बी में चढ़ा दो, ओ को आप ए बी में चढ़ा दो, उसका आरबीसी जब जाएगा सो उस पर कुछ लिखा ही नहीं, वो चिकना ही है। इस तरीके से समझो कि ये एंटीजन को एंटीबॉडीज पहचानती है, तो जब ए जाएगा बी में, तो बी की जो एंटी ए है वो उसको पहचान के मार देगी। बट ओ ऐसा है कि ओ तो चिकना लौंडा है, सो वो ए में जाए, बी में जाए, ए बी में जाए, कोई इशू ही नहीं है उसको, क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी उस पर इफेक्ट ही नहीं करेगी। सो ओ जो होता है वो फिर हो जाता है इस तरीके से हमारा यूनिवर्सल डोनर, कि वो किसी को भी ब्लड दे सकता है क्योंकि उसको तो कोई जानता ही नहीं, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल डोनर। सो भैया आप बोलोगे कि भैया जिस तरीके से ओ थोड़ा अजीब है ना, उस तरीके से ए भी थोड़ा अजीब है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। सो अब आप इस बात को समझो कि ए में एंटीजन तो ए भी है, बट एंटीबॉडी कोई नहीं है। सो तुम उसको ए का दे दो, तुम उसको बी का दे दो, या तुम उसको ओ का दे दो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर एंटीबॉडी ही नहीं है। ए का दो, ये देखो, ए का बी में डालोगे, बी का एंटी ए उस पर अटैक कर देगा, बी का ए में डालोगे, ए का एंटी बी उस पर अटैक कर देगा, ठीक है। ए बी का ओ में डालोगे तो भाई वहाँ तो दोनों भी है, दोनों अटैक कर देंगे। सो ए में आप कोई दूसरा नहीं डाल सकते, बी में कोई दूसरा नहीं डाल सकते, ओ में कोई दूसरा नहीं डाल सकते, बट भाई ए बी में एंटीबॉडी ही नहीं है, उसको ए भी चलेगा, बी भी चलेगा, ओ भी चलेगा। और सेम ही ओ में ऐसा है कि ओ में एंटीजन ही नहीं है, सो वो बेसिकली किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप अपना जो ब्लड है वो दे सकते हैं, ठीक है। सो आप कमेंट करके बताओ कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। मेरा तो है भाई ओ पॉजिटिव, ठीक है। सो मैं तो हूँ यूनिवर्सल डोनर, दानी आदमी, ठीक है। अभी सामने हम पढ़ते हैं कि ओके, ब्लड ग्रुपिंग में हमारा एक और रह गया आर एच, ठीक है, आर एच, ठीक है। तो हम एक न्यू स्लाइड ही उसके लिए ले लेते हैं, ठीक है। सो आर एच ग्रुपिंग क्या होता है, ठीक है। सो आर एच आया है रीसस मंकी से। सो ये जो एंटीबॉडी है सबसे पहले रीसस मंकी में आई थी, और उसके बाद जो है ह्यूमंस में दिखने लगी। सो इसीलिए उसका नाम दे दिया हमने आर एच रीसस से। सो अब आप देख सकते हो कि
आप कई लोग जो हो गए, मतलब कुछ लोग नेगेटिव भी होते हैं, बट मोस्टली हर किसी में जो है ये, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, चलो ठीक है छोड़ो, हम पढ़ते हैं। सो आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द लोगों में जो है आर एच ब्लड ग्रुपिंग जो है वो पॉजिटिव ही आती है। सो इसका एक बहुत फेमस केस जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, वो आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ओके, एक सेकेंड में स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, ठीक है। आई एम वेरी मच टेरिबल विथ स्पेलिंग्स। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, सही जा रहा है, ठीक है। सो अब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में। सो जब एक मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, सो लेट अस सपोज ये मदर जो है वो बेबी कंसीव कर रही है, ठीक है, या उनका बेबी है, ठीक है। सो होता क्या है कि जब ये बेबी फर्स्ट टाइम इसके ओके ओके, आपको ये कैसे बताता हूँ कि इस केस में मदर होती है आर एच नेगेटिव और बेबी होता है आर एच पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बेबी, ठीक है। सो होता क्या है कि मदर आपके आर एच नेगेटिव है और बेबी आपका आर एच पॉजिटिव है। सो जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, सो जब बेबी डिलीवर होता है, ठीक है, सो डिलीवरी के वक्त जो होता है ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। सो अब मदर है आर एच नेगेटिव और बेबी है आर एच पॉजिटिव, मतलब बेबी पे है आर एच एंटीजन। सो जब ये एंटीजन से भरपूर आरबीसी जो है वो मदर के ब्लड के साथ ट्रांसफ्यूज करता है, सो मदर का जो ब्लड है वो उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ बनाना चालू कर देता है, ठीक है। सो जब ये इसमें जाता है, सो मदर जो है एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ को बनाना शुरू कर देती है और फिर वो एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ बन के उनकी उनके ही ब्लड में स्टोर होती है, ठीक है, स्टोर्ड इन ब्लड। क्योंकि एक बहुत अच्छा डिफेंस प्रॉपर्टी हमारे बॉडी का होता है कि हमारे डिफेंस की होती है मेमोरी। आपने सुना होगा कि लाइफ में एक बार तो भी चिकन पॉक्स होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको एक बार चिकन पॉक्स हो गया है, सो आपको नेक्स्ट टाइम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आपका चिकन पॉक्स के साथ एक्सपोजर हो गया, सो आपके बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना ली और वो एंटीबॉडीज़ उसके मेमोरी में स्टोर हो गई। इसी तरीके से वैक्सीनेशंस भी काम करती है। वैक्सीनेशंस में क्या होता है कि एक थोड़ा सा अमाउंट या फिर पार्शियली डेड माइक्रोब्स को आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है या फिर आपको पोलियो ड्रॉप्स थ्रू पिलाया जाता है। उससे क्या होता है कि एक छोटा सा एक्सपोजर आपके बॉडी को मिलता है। वो जो एक्सपोजर इतना छोटा होता है कि वो आपके बॉडी को इन्वेड नहीं करेगा, मतलब पूरे आपकी बॉडी उसके खतरे में नहीं आएगी, बट आपका डिफेंस मैकेनिज्म उससे इंट्रोड्यूस हो जाएगा और वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना के आपके ब्लड में स्टोर कर लेगा। सो नेक्स्ट टाइम जब एक सिमिलर माइक्रोब उस पर अटैक करेगा तो आपकी बॉडी रेडी होगी, क्योंकि उसने उसके पहले उस तरीके के एक कम लेवल के उसको हराया है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ की मेमोरी उसने डेवलप कर ली है। सो सेम क्या होता है यहाँ पे कि जब मदर आर एच नेगेटिव है, सो उसने पहले कभी भी आर एच एंटीजन को इंटरेक्ट नहीं किया है, बट जब उसका फर्स्ट बेबी होता है, ठीक है, ये जो बेबी होता है ये फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है, जब उसका फर्स्ट बेबी होता है, तो क्या होता है कि जब बच्चे डिलीवर होते हैं ना, सो थोड़ा सा जो ब्लड, देखो ब्लड तो आता ही है, सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है
और मदर का जो RH नेगेटिव ब्लड है वो बच्चे के RH पॉजिटिव ब्लड से इंटरेक्ट करता है, और अब वो RH एंटीजन के खिलाफ बना लेता है एंटीबॉडीज। ठीक है, RH RH एंटीबॉडीज जो है वो बना लेता है। सो अब क्या होता है कि जब सेकेंड बेबी होता है ना, सेकेंड बेबी में क्या होता है कि ये RH एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को, देखो ये जो होता है एक प्लेसेंटा होता है बच्चे का प्लेसेंटा जो होता है वो मम्मी के बॉडी से जुड़ा होता है, इस तरीके से वो बच्चे को मम्मी से जोड़ता है। सो सेकेंड बेबी के वक्त क्या होता है कि ये RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा थ्रू, ओके, प्लेसेंटा थ्रू जो बेबी है ना उसके बॉडी में एंटर कर जाती है। सो प्लेसेंटा थ्रू ये RH एंटीबॉडी बेबी के बॉडी में एंटर कर जाती है, और जैसी ही ये बेबी के बॉडी में एंटर करती है, सो क्योंकि इसमें RH एंटीबॉडी है और बेबी RH पॉजिटिव है, सो वो इसके RBCs को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ठीक है, सो एक बहुत मेजर क्वेश्चन जो मेरे प्रिपरेशन फेज में मुझे आता था कि भैया जब फर्स्ट केस में जो है प्लेसेंटा क्रॉस नहीं हुआ, सेकंड केस में कैसे क्रॉस हुआ। सो इसका एक आंसर मुझे पता चला था। वो ऐसा होता है कि जब आपका फर्स्ट एक्सपोजर होता है, ठीक है, जब आपका फर्स्ट एक्सपोजर होता है जो एंटीबॉडीज बनती है वो साइज में होती है बड़ी, ठीक है, बट जो आपका सेकेंड एक्सपोजर होता है उसके वक्त सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है उसमें आपकी एंटीबॉडीज होती है छोटे साइज की। ठीक है, सो वो छोटे साइज की एंटीबॉडी जो है वो आराम से प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के अंदर एंटर कर सकती है, और वो फीटस को पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। और क्योंकि वो उसके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करती है, और आपको बताया आरबीसी को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, और वो फीटस को डिस्ट्रॉय कर देती है, इसीलिए इसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है, सो इसमें दो कंडीशंस होती है कि मदर जो है वो RH नेगेटिव होनी चाहिए, और जो, देखो मतलब ये कंडीशंस नहीं है एक्चुअली, अगर मदर RH नेगेटिव है सो और उनका फर्स्ट बेबी RH पॉजिटिव है, सो जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी, बट अगर सेकंड बेबी भी RH पॉजिटिव है सो बहुत ज़्यादा रिस्क होती है कि उसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस का सामना करे, और उसकी एकदम मतलब ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है ये। ठीक है, सो इसका अंडरलाइंग मैकेनिज्म मैंने आपको पूरा बता दिया। अब एक जो लास्ट टॉपिक हमारा बच जाता है वो बचता है कोआगुलेशन का। सो जब हमने फिब्रिनोजेन पढ़ा था, सो जस्ट अ सेकेंड, जब हमने, ओके, सो जब हमने फिब्रिनोजेन पढ़ा था, सो मैंने आपको बोला था कि हम कोआगुलेशन में उसको और ज़्यादा पढ़ेंगे। सो एक्चुअली हमारे यहाँ जो कोआगुलेशन होता है वो कैसे होता है कि ये पतली 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 फिब्रिनोजेन की स्ट्रेट, जैसे सपोज कि आपको कोई इंजरी हुई, ठीक है, ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है, और यहाँ पे आपको हो गई एक इंजरी। इंजरी दिखाएंगे भाई हम रेड कलर से, ठीक है, रियलिस्टिक फील पूरा। सो ये हो गई आपकी इंजरी। सो इंजरी पे क्या होगा कि ऐसी पतली 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 जो एक ऐसी पतली पतली थ्रेड्स का एक ऐसा मैश बन जाएगा। ठीक है, और इस मैश में क्या होगा कि जो डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ना वो आके यहाँ पे फंसते जाएंगे, ये फंस गए, ये फंस गए, ये फंस गए, ये फंस गए। सो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो है वो क्लॉट फॉर्म होगा। क्लॉट जैसे मैंने आपको बताया था कि एक डार्क ब्राउन स्ट्रक्चर जो होता है जो आपके चोट पे आप देखते हो। ठीक है, सो अब मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि ये कौन सी चीज़ क्या क्या है। सो ये है हमारे फिब्रिल्स, फिब्रिल्स, ठीक है, ये है आपके डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड
एलिमेंट्स, और ये मेश लाइक फिब्रिल्स में डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ने फंस के जो बनाया वो है आपका क्लॉट। ठीक है, और इस प्रोसीजर को बोलेंगे कोआगुलेशन। सो अब देखते हैं कि ये किस तरीके से प्रोसीड करता है। सो व्हाट हैपेंस इज कि फिब्रिन्स जो होते हैं वो आपके ब्लड में एज सच होते नहीं हैं, आपके ब्लड में होते हैं फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन की देखो आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था। फिब्रिनोजेंस जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं आपके फिब्रिन्स में, और फिब्रिनोजन को फिब्रिन्स में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो एक एंजाइम हेल्प करता है। उस एंजाइम का नाम है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन, बट थ्रोम्बिन को भी थ्रोम्बिन भी एक दूसरे एंजाइम से बनता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए एक अलग से जो है एक पूरा क्या कहते हैं उसको, प्रोसेस होता है, एक कैस्केड होता है। ठीक है, आपको एक कैस्केड के बारे में आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखा गया है। सो होता क्या है बेसिकली कि एक रिएक्शन होती है। देखो कैस्केड होता है ऐसा कि ग्रुप ऑफ रिएक्शंस की इसने इसको एक्टिवेट किया, इसने इसको एक्टिवेट किया, इसने इस फैक्टर को एक्टिवेट किया, इसने इस फैक्टर को एक्टिवेट किया। सो इस तरीके से जो रिएक्शन होती है उसको कैस्केड बोलते हैं। सो जो थ्रोम्बिन है जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है थ्रोम्बोकाइनेस से। ठीक है, जो सी ए सॉरी हाँ, देखो तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया होगा। सो कोगुलेशन कैसे होता है कि जब आपको चोट लगती है तो आप फिब्रिन्स का एक ऐसा जाला बन जाता है, और उस जाले में डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो फंसते जाते हैं, और इस तरीके से हमारा क्लॉट बनता है। बट द थिंग इज फिब्रिन्स हमारे बॉडी में एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जिसको बोलते हैं हम फिब्रिनोजन। ठीक है, सो फिब्रिनोजन जो है हमारे फिब्रिन में कन्वर्ट होते हैं, बट इनको कन्वर्ट करने का काम करता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन खुद प्रोथ्रोम्बिन से कन्वर्ट होता है, और इनको कन्वर्ट करने का काम करता है थ्रोम्बोकाइनेस। और थ्रोम्बोकाइनेस जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है thrombins in turn are formed from another inactive substance present in plasma called prothrombin. An enzyme complex thrombokinase is required for above reaction. This complex is formed by a series of linked enzyme reactions. So thrombokinase का जो complex है वो एक series of linked enzyme का रिएक्शन से बनता है, जिसको हम कास्केड भी बोलते हैं। सो इस तरीके से आपका जो है पूरा कोआगुलेशन रन करता है, और कोआगुलेशन में Ca2 प्लस आयंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोआगुलेशन में आपके Ca2 प्लस आयंस का भी एक बहुत मेजर रोल होता है। सो ये हो गया आपका मैकेनिज्म कोआगुलेशन का। अब एक बार सम अप अगर हम पूरे हमारे चैप्टर को कर दे जो हमने आज तक अभी तक पढ़ा। सो ब्लड में दो टाइप्स हो गए, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो है वो 55% कंस्टिट्यूट करता है आपके ब्लड का, 45% जो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट करता है। ब्लड में और भी चीज़ें होती है, आयंस होते हैं, अलग अलग टाइप के आयंस है, बहुत सारे आपके एनसीईआरटी में दिया है बट एज सच नहीं पूछेंगे। कोआगुलेशन फैक्टर्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। हाँ, अब प्लाज्मा में से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो तो सीरम बन जाएगा। प्लाज्मा के कंस्टिट्यूट होते हैं 90 to 92% आपका वाटर होगा, 6 to 8 प्रोटीन होगा। प्रोटीन में 3 प्रोटीन हमने पढ़े, फिब्रिनोजन, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन। फिब्रिनोजन क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, अल्ब्यूमिन आपके ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करेगा, और ग्लोब्यूमिन आपके डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगा।
फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने 3 पढ़े, एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स आर आरबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स आर प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट्स आर डब्ल्यूबीसीज। फिर सामने चल के हमने एरिथ्रोसाइट्स को पढ़ा। एरिथ्रोसाइट्स में देखा कि आरबीसीज आर रेड ब्लड सेल्स, वो रेड होते हैं क्योंकि पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। 12 to 16 ग्राम होता है 100 पर 100 ml ऑफ ब्लड। और मैंने आपसे ये पूछा है कि कमेंट में बताओ कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल्स को कैरी करेगा। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं, 120 दिन का, मतलब 3 4 4 महीने का उनका लाइफ होता है। 3 4 12, 4 महीने का उनका लाइफ होता है। और वो अपने ग्रेवयार्ड में फिर ये हो जाते हैं, तो टूट जाते हैं। ग्रेवयार्ड क्या है उसका भी नाम मुझे आप कमेंट में आप बताओगे। ठीक है, अभी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं क्योंकि बेसिकली इनका काम है ट्रांसपोर्ट का। सो हमारी बॉडी ने इनको इस तरीके से बनाया कि वो उसी में हेल्प करें। सो इनका पहले उनमें न्यूक्लियस होता है, बट जब ये मैच्योर होते हैं सो इनका न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि एक स्पेसिफिक काम बस ट्रांसपोर्ट का कर सकें। मैक्सिमम से मैक्सिमम इनमें हीमोग्लोबिन डंप किया जाए जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। ठीक है, पर एमएम की वो ब्लड में 5 to 5.5 मिलियन होते हैं। मेल्स में थोड़े ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स में थोड़ा कम होता है। ठीक है, अब ल्यूकोसाइट्स में हमने देखा कि 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड में होते हैं। ल्यूकोसाइट्स के 2 टाइप है, एक ग्रेन्युलोसाइट्स, एक ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स उनको क्यों बोलते हैं क्योंकि उनमें ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे टिपके टिपके मिलेंगे। इसका एक बहुत बेहतरीन डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, अब ग्रेन्युलोसाइट्स में 3 होते हैं, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। कैसे याद रखना है और क्यों इनके नाम ऐसे पड़े वो मैंने आपको बता दिया है। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स एक ग्रेन्युलोसाइट्स में आएंगे। ठीक है, अब न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो होते हैं वो फाइगोसाइटोसिस से फेगोसाइटोसिस। ओके, देखा, रिवाइज करते करते हमें पता चला कि स्पेलिंग हमने गलत लिख दी है। फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है कि ये फॉरेन बॉडी है, इसको वो अंदर ले लेगा और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेगा। सो इस प्रोसीजर में न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो इन्वॉल्व होते हैं। बेसोफिल्स देखे हमने 3 केमिकल्स को रिलीज करते हैं, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। हेपेरिन होता है ब्लड कोआगुलेशन के लिए, सेरोटोनिन होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के लिए, और हिस्टामाइन जो होता है एलर्जिक रिएक्शंस के वक्त सीक्रेट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने देखा थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास आपके ब्लड में होता है, एमएम की ब्लड में। थ्रोम्बोसाइट्स को आप प्लेटलेट्स भी बोलते हो। और ये मेगा कार्योसिस से बनते हैं, मेगा कार्योसाइट्स के फ्रेगमेंट्स। ठीक है, सो मेगा कार्योसाइट से प्लेटलेट्स बनते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उससे प्लेटलेट्स बनते हैं। ठीक है, फिर हमने ब्लड ग्रुपिंग देखा। सो ब्लड ग्रुपिंग में हमने देखा कि क्यों अलग अलग तरीके के ब्लड होते हैं, किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सो ब्लड में एक तो होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी। ठीक है, सो जिस आरबीसी पे जो एंटीजन होगा वो उसका ब्लड ग्रुप होगा। ए पर ए एंटीजन होगा और उसके प्लाज्मा में होगी एंटी बी एंटीबॉडी। सो ये डाटा जो है ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, बस मैंने आपको लॉजिक बता दिया है कि क्यों ऑक्सीजन जो है वो यूनिवर्सल डोनर है और क्यों ए बी जो है, हाँ, ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ठीक है, फिर हमने देखा, फिर हमने आर एच ग्रुपिंग के बारे में देखा था, और आर एच इनके इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस देखा जो आर एच इनकम्पेबिलिटी की वजह से होता है। ठीक है, फिर हमने देखा कोगुलेशन। कोगुलेशन में हमने देखा कि किस तरीके से फिब्रिन्स का जाल रचते हैं जिसमें डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स फंस कर जो है क्लॉट बनाते हैं। फिर किस तरीके से फिब्रिनोजेंस जो होते हैं वो फिब्रिन्स में कन्वर्ट होते हैं, जिसको थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन से कन्वर्ट होता है, और प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन करता है थ्रोम्बोकाइनेस, जो कि कास्केड प्रोसेस से ये थ्रोम्बोकाइनेस कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिव होता है। ठीक है, और Ca2+ आयंस का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोगुलेशन के वक्त। सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हमारा रह जाएगा लिम्फ और सर्कुलेटरी पाथवे देखेंगे अलग अलग इसके। फिर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, कार्डियक साइकिल देखेंगे, ईसीजी देखेंगे, और उसके बाद डबल सर्कुलेशन पढ़ते हुए डिसऑर्डर्स को एंड करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। सो इस चैप्टर के डीवीपीज और लेक्चर नोट्स आपको हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, डू चेकआउट। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।